हेलो, गुड मॉर्निंग। तो बीएनएसएस पढ़ रहे हैं हम। तो बीएनएसएस का आज एक बार पहले हम पूरा ओवरव्यू जितना भी हमने पढ़ लिया है उतना रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जैसे कि आप सबको पता होगा कि इसने किसको रिप्लेस किया है। ऑनलाइन जो टेबल के नाम से है वो एक बार चैट बॉक्स में आपका नाम लिख के भेजे। मोनिका। ओके, गुड मॉर्निंग मोनिका। आपका मीडियम कौन सा है? ठीक है, तो हम बीएनएसएस पढ़ रहे थे, तो आज एक बार बीएनएसएस का हम चैप्टर 3 तक जो है वो अपना रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। ठीक है। बीएनएसएस, जैसे कि आप सबको पता है कि बीएनएसएस किसको रिप्लेस किया है, बीएनएसएस से सीआरपीसी को रिप्लेस किया है। ठीक है। अब हम जब भी कोई एक्ट पढ़ते हैं तो एक्ट का दूसरा नाम होता है, जो एक्ट नंबर दिया हुआ होता है आपका, वो एक्ट का क्या कहते हैं, हम दूसरा नाम कहते हैं उसको। ठीक है। तो वैसे ही बीएनएसएस का दूसरा नाम है आपका एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2023 में आने वाला 46 नंबर का एक्ट है। तो कभी भी अगर आपको पूछा जाए कि भाई एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023 क्या है, तो आपको समझना है कि वो हम किसकी बात कर रहे हैं, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जब कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले दो डेट्स हम बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो याद रखते हैं, कि एक तो प्रेसिडेंट का असेंट कब मिला उसको, किस दिन वो बिल से एक्ट बनेगा। ठीक है। और दूसरा वो एनफोर्समेंट में कब आया, वो लागू कब किया गया भारत में। तो वैसे ही हमारे तीनों जो क्रिमिनल लॉज हैं, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, उनको प्रेसिडेंट का असेंट मिला है 25 दिसंबर 2023 को, और ये जो लागू हुए एनफोर्समेंट में लाए गए वो लाए गए हैं 1 जुलाई 2024 को। ठीक है। तीनों लॉस की सेम डेट है, आपको ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डेट्स आपको याद में रखनी है। ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा किसको रिप्लेस किया है इसने, सीआरपीसी 1973 को इसने रिप्लेस किया है। अब आपसे कोई पूछे कि भाई क्यों रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ी, जो पुराने हमारे पास था ना ऑलरेडी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो वो सफिशिएंट नहीं था या क्या था कि जिसकी वजह से हमें नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लाना पड़ा। तो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि अगर आप तीनों लॉज के बारे में, क्रिमिनल लॉज के बारे में बात करें, तो वो बहुत ही ऑब्सलीट हो गए थे, क्योंकि वो हमारे जो है कॉलोनियल रूल, जब ब्रिटिश रूल था तब के लॉज थे। तो हमें अब नई सोसाइटी, हमारा जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है सोसाइटी का, उसके अकॉर्डिंग नए लॉज बनाने की, क्रिमिनल लॉज बनाने की जरूरत थी। उसी प्रकार जो हमारा अगर बीएनएस उठा के देखोगे आप, तो उसमें बहुत सारे ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल चीजें हैं, जैसा कि आज के टाइम में कोर्ट्स हमारी जैसे वर्क कर रही हैं, डिजिटली बहुत फोकस किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे प्रोविजंस इसमें जोड़े गए। वो हम पढ़ते चलेंगे कि क्या क्या नए प्रोविजंस जोड़े गए हैं, तो आपको समझ में आएगा कि क्या जरूरत थी ऐसा नया लॉ लाने की। ठीक है। अब इसके बाद जब भी कोई एक्ट पढ़ते हैं हम, तो उसका प्रियम्बल पढ़ते हैं। प्रियम्बल, प्रस्तावना, क्या बताता है प्रियम्बल। जब आप कोई बुक भी पढ़ते हो तो आपका फर्स्ट पेज जो होता है वो उसका प्रस्तावना होता है। तो प्रस्तावना एक तरह से इंट्रोडक्शन देता है किसी भी एक्ट का। प्रियम्बल जो है आपका, कि एक्ट है किस लिए, इसको आप लॉन्ग टाइटल ऑफ द एक्ट भी बोलते हो, कि एक्ट ये लाया क्यों गया है, इस एक्ट का पर्पस क्या है। तो हमारे बीएनएसएस का क्या पर्पस है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है। कि दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए नियम। अब ये जो कंसोलिडेट वर्ड है, इसका मतलब क्या है, कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा करना, कि क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड जितने भी आपके रूल्स हैं, लॉज हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करके लिखना इस एक्ट का पर्पस है। प्रियम्बल में ये कहता है। ठीक है। एंड अमेंड, कि इनमें कोई संशोधन भी लाना है तो वो इस एक्ट के द्वारा लाया गया जाएगा। ठीक है। तो ये दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं कि बीएनएसएस जो है वो एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर, कि किसी भी क्रिमिनल केस में, अब क्रिमिनल प्रोसीजर क्या हुआ,
कि किसी भी केस में आपका जो है अगर केस फाइल हुआ है क्रिमिनल केस, तो वो कैसे प्रोसीड करेगा, कैसे वो ट्रायल तक की स्टेज तक जाके जजमेंट तक पहुंचेगा, उसके लिए सारा जो प्रोसीजर जो प्रक्रिया है वो हमारी बीएनएसएस में दे रखी है। ठीक है, अब ये जो आपका एक्ट है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। आपको पता है हमारे 7 शेड्यूल में जो है 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी होती है? जिसमें आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है और आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है। तो आपका जो बीएनएसएस है वो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, 7 शेड्यूल। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आगे हम चलते हैं। अगर हम मेन फीचर्स की बात करें बीएनएसएस की, तो कुछ मेन फीचर्स हैं। सबसे पहले तो इसमें जो है आपके 39 चैप्टर्स हैं, 531 सेक्शंस हैं और आपके 2 शेड्यूल दे रखे हैं। ठीक है, आपके 531 सेक्शंस को 39 चैप्टर्स के अंडर ये डिवाइडेड है। और अगर देखा जाए तो सीआरपीसी, अब आप जब पढ़ रहे हो, आप आरजेएस के लिए फोकस कर रहे हो, जेएलओ के लिए फोकस कर रहे हो, तो हो सकता है आपसे कंपैरिजन में सीआरपीसी की भी कुछ चीजें पूछ ली जाए। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि हमारे सीआरपीसी में कितने चैप्टर्स थे, सीआरपीसी में कितने सेक्शंस थे। तो 37 चैप्टर्स, 484 सेक्शंस और 2 शेड्यूल थे हमारे सीआरपीसी में, वो अब 531 सेक्शंस हो गए। ठीक है, कुछ बेसिक मेन फीचर्स अगर हम देखें तो सबसे पहले तो कोई भी एक्ट देखते हैं तो वो देखते हैं सब्सटैंशियल है या प्रोसीजरल है। ठीक है, प्रक्रियात्मक है या फिर वो तो प्रोसीजरल और सब्सटैंशियल का मतलब क्या है? प्रोसीजर जो प्रक्रिया बताता है आपकी, जैसे कि हमारा बीएनएसएस है। ठीक है, और सब्सटैंटिव लॉ कौन सा होगा? जो आपको राइट्स बताता है आपके, ठीक है, पनिशमेंट्स प्रोवाइड कराता है आपकी। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? जैसे कि अगर हम प्रोसीजर सब्सटैंटिव लॉ के एग्जांपल्स की बात करें तो आपका जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, वो आपका सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो आपका सब्सटैंटिव लॉ हो जाएगा। क्यों सब्सटैंटिव लॉ? कोई भी लॉ जो आपको आपके राइट्स बताता है, आपके जो लॉ बताता है, ठीक है, और उस लॉ को उसकी प्रक्रिया कैसे वो लॉ अप्लाई किया जाएगा, वो सारी प्रोसीजर किसमें बताई जाती है? आपकी प्रोसीजरल लॉ में। ठीक है, तो बीएनएसएस में भी तो प्रक्रिया ही बताई जा रही है कि आपका केस फाइल हो गया, आगे वो कैसे प्रोसीड करेगा, कैसे उसका ट्रायल चलेगा, कैसे उसमें जजमेंट दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया बताने वाला बीएनएसएस हमारा प्रोसीजरल लॉ है। इसमें इंक्वायरी, बेल, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, अपील, इन सबसे रिलेटेड क्रिमिनल केस में कैसे होगी, इन सबकी प्रक्रिया बताई जाती है। ठीक है, इट कंटेन्स डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोविजंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, स्टेटमेंट थ्रू स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस। अब इसमें जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे डिजिटल चीजों से लेके इलेक्ट्रॉनिक चीजों से लेके प्रोविजंस जोड़े गए हैं। जैसे कि अब आपको पता होगा कि आप ऑनलाइन एफआईआर करा सकते हो, आपकी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ऑनलाइन होने लगी है कोविड के बाद स्पेशली, कि आप देखते होंगे कि काफी सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो ऑनलाइन चलती है कोर्ट की। ठीक है, बहस ऑनलाइन हो जाती है, आपके स्टेटमेंट्स, एविडेंस ऑनलाइन दे दिए जाते हैं। तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस बनाने की भी बहुत जरूरत थी, तो वो सारे प्रोविजंस बीएनएसएस में कंटेन्ड है। ठीक है, आगे देखेंगे, इट फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग डिलेज एंड स्पीडी जस्टिस, जल्दी जस्टिस मिले, ठीक है, डिले ना हो, इसके लिए कुछ प्रोविजंस जोड़े गए हैं। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इन सीरियस ऑफेंसेस, जो आपके सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, सीरियस ऑफेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें सजा आपको 7 साल से ऊपर की दी जाती है। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट अबव 7 इयर्स। तो उन केसेस में अब जो है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जो है आपकी फॉरेंसिक जांच जो है वो मैंडेटरी कर दी गई है। पहले ऐसा मैंडेटरी कुछ भी प्रोविजन नहीं था कि आपको फॉरेंसिक कराना ही कराना है, लेकिन अब ये बोल दिया गया है कि अगर कोई भी ऑफेंस ऐसा है इसमें 7 साल से ज्यादा की सजा है, जिसे हम सीरियस ऑफेंस कहते हैं, तो उस केस में आपको फॉरेंसिक जांच करानी जरूरी है। ठीक है, फिर स्पेशल प्रोविजंस टू डील विद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, टेररिज्म और मास ऑफेंसेस, इनसे रिलेटेड जो है स्पेशल प्रोविजंस इसमें जोड़े गए हैं, टेररिज्म वगैरह से। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पुलिस एक्शंस, आपको याद होगा जब बीएनएसएस लागू हो रहा था तो पुलिस ने काफी इस पे विरोध किया था। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसे प्रोविजंस जोड़े गए हैं जो कि पुलिस को ज्यादा अकाउंटेबल बनाता है, पुलिस के एक्शंस को चेक में रखता है कि वो आर्बिट्ररी वे से जो है गलत तरीके से कोई भी अपना काम ना करे। ठीक है, ये चेक रखता है पुलिस के एक्शंस पे थोड़ा। और फिर इट इंट्रोड्यूस्ड
विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम का क्या मतलब है कि अगर कोई भी गवाह गवाही देने जा रहा है तो हो सकता है कि अगर कोई पावरफुल एक पक्ष जो है वो पावरफुल है जिसके अगेंस्ट उसे गवाही देनी है तो वो उसको प्रेशराइज करे, किसी तरीके से उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश करे। तो इसलिए अब जो है विटनेसेस की प्रोटेक्शन के लिए, विटनेसेस की जो गवाही देने आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को भी इंट्रोड्यूस किया। ये मेजर कुछ हाइलाइट्स हैं आपके बीएनएसएस की कि क्या क्या इसमें नया है, क्या क्या इसके मेजर पॉइंट्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमने पढ़ा कि चैप्टर्स कैसे कैसे डिवाइडेड है। तो आपके चैप्टर्स जो हैं वो हमने एक एक करके देखे थे कि कौन से चैप्टर की रेंज कहां तक है। अगर हम देखेंगे तो ये पूरा प्रॉपर प्रोसीजर दिया हुआ है कि किस तरीके से जो है आपका क्रिमिनल ट्रायल प्रोसीड करता है। ठीक है, चैप्टर 1 आपका प्रिलिमिनरी है, उसके बाद कौन सी क्रिमिनल कोर्ट्स होंगी, इन कोर्ट्स की पावर्स क्या होंगी, पुलिस की पावर्स क्या होंगी, अरेस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें चैप्टर्स में डिवाइडेड है। आप एक बार इंडेक्स खोल के देखना। अब तक तो आपको इंडेक्स याद हो जाना चाहिए, बीएनएसएस हमें पढ़ते हुए 10-12 दिन हो गए। ठीक है, इंडेक्स सबसे ज्यादा जरूरी है याद रखना। आपको रेंज याद रहेगी कि कहां से कहां तक अगर हम पढ़ रहे हैं तो आपके लिए आगे पढ़ना याद करना वो एक्ट जो है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार सारे चैप्टर्स के नाम और सेक्शंस की रेंज की कहां से कहां तक वो दिया गया है ये पढ़ना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल केस। आप ये जब तक नहीं समझोगे तब तक आपको कोई भी बीएनएसएस समझ में नहीं आएगा। आपका जो बीएनएसएस है वो भी इसी तरीके से डिवाइडेड है कि आप कैसे कैसे क्रिमिनल केस जो है आपका वो प्रोसीड करेगा। अब हम देखें तो अगर मान लो कोई ऑफेंस हुआ है, कोई भी क्राइम हुआ है, तो सबसे पहले अगर आपको कुछ भी उस क्राइम के अगेंस्ट में जो है एक्शन लेना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे एज ए नागरिक, या फिर आपने देखा है कि क्राइम हुआ है या जिसके अगेंस्ट में हुआ है वो क्या करेगा, सबसे पहले वो जाके एफआईआर दर्ज कराएगा। ठीक है, अब इसको हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, प्री ट्रायल स्टेज, ट्रायल स्टेज और पोस्ट ट्रायल स्टेज। ट्रायल क्या होता है, विचारण, कि जब आपका कोर्ट में जो है सुनवाई हो रही है उस केस की, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, ट्रायल कहते हैं। ठीक है, विचारण। तो अब 3 स्टेजेस हैं आपकी, पूर्व विचारण, परीक्षण चरण और परीक्षण के बाद। तो इसमें सबसे पहले आपका एफआईआर रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक है, कोई भी ऑफेंस होगा तो सबसे पहले आप एफआईआर दर्ज कराने जाओगे। अब ये एफआईआर कौन दर्ज करेगा, आपका पुलिस। ठीक है, पुलिस के पास आप एफआईआर दर्ज कराओगे। ठीक है, अब थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराते हो। अब जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली तो उसके बाद पुलिस क्या करेगा, पुलिस उस चीज की जो भी आपने ऑफेंस के क्राइम के बारे में बताया उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, अन्वेषण करेगा। ये भी किसके द्वारा किया जाता है, आपका पुलिस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जब आप उसने अन्वेषण कर लिया, जांच कर ली, तो उसके बाद वो क्या करेगा, जो भी अक्यूज व्यक्ति होगा उसको गिरफ्तार करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए कॉग्निजेंस के पास जाएगा कि जिस भी न्यायालय का उस पर क्षेत्राधिकार है, उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, जिसके पास जुरिस्डिक्शन है उस कोर्ट के पास जाएगा और उसको वो कोर्ट क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेगा, संज्ञान लेगा। संज्ञान में लेना मतलब वो कंसिडर करेगा कि ऐसा ऑफेंस हुआ है। ठीक है, अब वो जब कॉग्निजेंस ले लेगा, उसको पता चल गया कि ऐसा ऑफेंस हुआ है, तो वो क्या करेगा, इशू प्रोसेस करेगा। प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, या तो समन भेजेगा या फिर वारंट भेजेगा। हमें पता है कि कौन सा अक्यूज व्यक्ति है तो उसको कोर्ट में बुलाने के लिए क्या भेजा जाएगा, पहले समन भेजा जाएगा कि भाई आपको इस दिन इस तारीख को जो है कोर्ट में पेश होना है। अगर वो व्यक्ति उस दिन पेश नहीं होता है तो उसके खिलाफ फिर वारंट जारी किया जाता है। उसके खिलाफ फिर वारंट जारी किया जाएगा। वारंट में क्या होगा कि उसको वारंट दिखा के जो है पुलिस वाले गिरफ्तार कर सकेंगे। ठीक है, तो ये स्टेजेस समझो कि एफआईआर हो गई, एफआईआर के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर ली, तो वो कोर्ट के पास जो भी मैजिस्ट्रेट होगा, जो भी कोर्ट होगा, जो जिसका जुरिस्डिक्शन है वहां पे, जिसका जो है क्षेत्राधिकार है, वो वहां पे कॉग्निजेंस लेगा। अब उसने कॉग्निजेंस ले लिया, संज्ञान ले लिया अपराध का, उसके बाद वो क्या करेगा, उस व्यक्ति को कोर्ट में बुलाने, अब भाई सजा देने के लिए कोर्ट में तो पहले बुलाएंगे सुनवाई कराने के लिए, तो उसके लिए क्या भेजेगा, समन भेजेगा या फिर वारंट भेजेगा। ठीक है, फिर समन और वारंट के बाद जो है जब वो व्यक्ति समन के उसमें या फिर वारंट को फॉलो करते हुए कोर्ट में आ जाएगा, तो उसके खिलाफ क्या होगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का क्या मतलब है कि उसने अपराध किया क्या है उसको बताते हुए उसके लिए कि इस धारा के अंदर ये इस एक्ट के अंदर आपने ये अपराध किया है, आपके खिलाफ ये अपराध होगा। ठीक है, ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज उसको बता दिया जाता है कि आपने ये अपराध
किया है। अब ये तो हो गया आपका प्री ट्रायल स्टेज। ट्रायल में क्या होगा, पता चल गया कि ऑफेंस कौन सा किया है, तो उससे पूछा जाएगा फिर प्ली ऑफ गिल्टी कि आप मानते हो कि आपने अपराध किया है नहीं किया। ठीक है, अगर वो हाँ कहता है तो फिर वहीं पे आपका केस जो है वो उसने मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने बोल दिया कि मैंने ऑफेंस किया है। ठीक है, तो आपका ट्रायल वहीं उसको सजा दे दी जाएगी। अगर वो कहता है कि नहीं मैंने अपराध नहीं किया, तो फिर आर्ग्यूमेंट सुने जाएंगे, जो आपका अक्यूज का साइड होगा उसके और प्रोसिक्यूशन के साइड के, दोनों साइड के आपके आर्ग्यूमेंट सुने जाएंगे। प्रूव किया जाएगा कि उसी व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, उसी व्यक्ति ने ऑफेंस नहीं किया। उसके लिए क्या क्या होगा, सबसे पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस। अब प्रोसिक्यूशन समझो कि कौन होगा, कि जिसने केस फाइल किया है किसी भी क्रिमिनल केस में, जो प्रोसिक्यूशन साइड होगा वो कौन सा होगा, जिसने केस फाइल किया है। ठीक है, जिसके अगेंस्ट में क्राइम हुआ, तो उसके साइड से, प्रोसिक्यूशन के साइड से जो है आपके एविडेंस लिए जाएंगे। ठीक है, सबूत लिए जाएंगे। वो क्या प्रूव करेंगे कि इस व्यक्ति ने, उस अक्यूज ने जो है वो क्राइम किया है। फिर डिफेंस एविडेंस लिए जाएंगे, अक्यूज के साइड से जो है आपको सबूत लिए जाएंगे कि उस व्यक्ति ने क्राइम नहीं किया है। ठीक है, अब जब दोनों के एविडेंस आ गए तो फिर आगे क्या होगा, आपकी आर्ग्यूमेंट्स होगी, बहस होगी दोनों साइड की, जिसमें प्रूव किया जाएगा कि क्यों ये साइड अपनी साइड प्रूव करेगा, प्रोसिक्यूशन साइड, डिफेंस साइड अपनी साइड प्रूव करेगा। ठीक है, अब ये सारे एविडेंस और आर्ग्यूमेंट सुन के फिर जो है कोर्ट क्या करेगा, अपना जजमेंट देगा। ठीक है, ये तो ट्रायल स्टेज हो गया। ट्रायल में जब कोर्ट में बहस चल रही, जब कोर्ट में जो है कोई भी केस चल रहा हो तो यही सारी चीजें होती हैं, सबूत पेश किए जाते हैं, बहस होती है। ठीक है, फिर ट्रायल के बाद क्या होगा, जब आर्गुमेंट्स वगैरह, एविडेंस वगैरह देख लिए कोर्ट ने, जज ने, तो वो क्या करेगा, एक जजमेंट पास करेगा। ठीक है, कि क्या वो अक्यूज व्यक्ति ने जो है वो क्राइम किया है या नहीं किया। ठीक है, जजमेंट देगा, उसी के बेसिस पे सेंटेंस, सजा देगा कि क्या इसकी सजा है, इम्प्रिजमेंट कितना है, जो है उसको कितना फाइन, अगर फाइन दे रहे तो फाइन कितना दिया जाएगा, या कोई भी सजा जो कोर्ट को ठीक लगती है वो देगा। ठीक है, और उसके बाद जब एक बार सजा मिल गई तो अक्यूज व्यक्ति के पास फिर राइट है कि उसकी अपील लगा सकता है, रिविजन कर सकता है। ठीक है, अब समझ में आया कैसे कैसे क्रिमिनल केस प्रोसीड करेगा। इसी तरीके से जो है चैप्टर्स डिवाइडेड है। आप अगर हम जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ते चलेंगे आपको समझ में आएगा कि इसी जो है स्कीम में आपके पूरी बीएनएसएस डिवाइडेड है। ठीक है, मोनिका समझ आया, कोई डाउट? ठीक है, चलो आगे ये तो हो गया हमारा स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल केस। अब हम आते हैं अपने बीएनएसएस के सेक्शंस पे। चैप्टर 1 हम पढ़ते हैं। चैप्टर 1 आपका प्रिलिमिनरी है। प्रिलिमिनरी मतलब प्रारंभिक, सेक्शन 1 to 5, 5 सेक्शन है आपके चैप्टर 1 में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम सेक्शन 1 पढ़ते हैं तो सेक्शन 1 का अगर आप टाइटल देखोगे, जो हेडिंग देखोगे वो क्या है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट का मैसेज, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। अब ये बताता है कि सबसे पहले तो बोलेंगे क्या इस एक्ट को, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये इस एक्ट का नाम हो गया। ठीक है, शॉर्ट टाइटल। एक्सटेंट, अब ये कहां कहां इसका विस्तार होगा, कहां कहां ये लागू होगा, कहां कहां ये लागू नहीं होगा, ये आपका सेक्शन 1 का क्लॉज 2 बताता है। अब कह रहा है कि एक्सेप्ट चैप्टर 9, 11, 12, इन चैप्टर्स के अलावा ये जो है पूरे इंडिया पे लागू होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, लागू कहां हो रहा है, पूरे इंडिया पे लागू हो रहा है, लेकिन कहां कहां लागू नहीं होगा, एक तो आपका जो स्टेट ऑफ नागालैंड है वहां लागू नहीं होगा, और ट्राइबल एरियाज पे लागू नहीं होगा। अब ट्राइबल एरियाज भी इसमें स्पेसिफिकली बताए हुए हैं, कौन से ट्राइबल एरियाज, जो आपके 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के जो छठी अनुसूची है आपकी, 6th शेड्यूल है, उसके पैरा 20 में दिया है, जो कि आसाम राज्य के ट्राइबल एरियाज से डील करता है। ठीक है, तो दो चीजें याद रखनी है कि लागू होल ऑफ द इंडिया पे, अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन कहां कहां नहीं होगा, एक तो नागालैंड में नहीं होगा और एक ट्राइबल एरियाज में नहीं होगा। ठीक है, कौन से ट्राइबल एरियाज, जो असम में है, छठी अनुसूची के पैरा 20 में दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको इन एरियाज में भी बीएनएसएस को लागू करवाना है, नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में भी, तो किसके पास पावर है, उन रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर है कि वो इन एरियाज में भी ये बीएनएसएस को जो है वो लागू करवा सकते हैं। मॉडिफिकेशंस के साथ, कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं और नोटिफिकेशन जारी करके जो है वो बता देंगे कि अब से बीएनएसएस जो है इन एरियाज में भी लागू होगा। ठीक है, अब आप देखो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है ये करने की। हमने पढ़ा था कॉन्करेंट लिस्ट में आता है आपका बीएनएसएस,
तो उसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट भी एम्पावर्ड है कुछ ना कुछ इसमें जो है ऑर्डर लेने की, डिसीजन देने की, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि अगर वो चाहे तो कुछ मॉडिफिकेशंस करके जो है नागालैंड और इन ट्राइबल एरियाज में भी बीएनएसएस को लागू कर सकती है, ठीक है। आगे ट्राइबल एरियाज की डेफिनेशन बताई गई है कि स्टेट ऑफ असम में जो है 21 जनवरी 1972 से पहले जोड़े गए वो पैरा 26 शेड्यूल के ट्राइबल एरियाज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये प्री में क्वेश्चन पूछा गया था इस बार आरजेएस प्री में, तो देखो अब कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको कोई भी कोना भी नहीं छोड़ना है बेयर एक्ट का, हर एक चीज रीड करनी है, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, कमेंसमेंट प्रारंभ किस दिन से हुआ, हमने पढ़ा कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब नोटिफाई किया था कि ये कब से प्रारंभ होगा, कब से लागू होगा, 1 जुलाई 2024 से, ठीक है। सेक्शन 1 समझ में आया। सेक्शन 1 में क्या बात करी हमने, नाम क्या है, एक्सटेंट कहां इस एक्ट का विस्तार होगा और ये जो है प्रारंभ किस दिन से होगा, ठीक है। आगे आपका सेक्शन 2 डेफिनेशन से डील करता है, उससे पहले हमने सेक्शन 3 पढ़ा। सेक्शन 3 में क्या बोला गया कि इसमें कुछ टर्म्स को समझाया गया। अगर हम मैजिस्ट्रेट समझ रहे हैं तो मैजिस्ट्रेट कौन कौन सा होगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है। अब मैजिस्ट्रेट के फंक्शंस क्या क्या होंगे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के दे रखे हैं और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के दे रखे हैं। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आपके कार्यपालक मैजिस्ट्रेट जो कि डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, एसडीएम सुना होगा आपने, एडीएम सुना होगा, जो कि जुडिशरी से रिलेटेड नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से रिलेटेड है, उनके पास भी कुछ पावर्स जो है वो दी हुई है आपके बीएनएसएस में, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर कोई भी ऑफेंस ऐसा है जो भारतीय न्याय संहिता का है, उसमें इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल किस प्रकार होगा, जो प्रोसीजर बीएनएसएस में दे रखा है उस प्रोसीजर के अनुसार होगा, ठीक है। बीएनएस में जितने भी ऑफेंसेस है उनकी इन्वेस्टिगेशन, अब इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, आपका पुलिस करेगी, इंक्वायरी भी पुलिस या कोर्ट या मैजिस्ट्रेट ही कराती है, और ट्रायल भी कौन करेगा, ट्रायल स्टेज भी कोर्ट में ही होगी, मैजिस्ट्रेट ही करवाएगा, जिसमें कि एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स लिए जाते हैं, ठीक है। तो एक आ गया कि बीएनएस का कोई भी ऑफेंस अगर आप ट्राई कर रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो या फिर इंक्वायर कर रहे हो, तो फिर उसमें सारा प्रोसीजर जो है वो कौन सा फॉलो होगा, जो बीएनएसएस में दिया हुआ है, ठीक है। बीएनएस के अलावा अगर कोई और एक्ट में कोई ऑफेंस है, कोई भी अगर जो दूसरे एक्ट्स होते हैं जिसमें पनिशमेंट दी गई है, जिसमें ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है, अगर ऐसा कोई एक्ट है तो उसमें जो है आपका या तो उस एक्ट में कोई भी अपना प्रोसीजर दिया हुआ हो, ठीक है, उस खुद जो एक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं बीएनएस के अलावा जिसमें ऑफेंसेस दिए हुए हैं, या तो उसी ने अपना प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे उसके ऑफेंसेस को डील किया जाएगा, नहीं तो बीएनएसएस उस पर भी लागू हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। आगे अब ये कहाँ लागू नहीं होता, सेविंग्स किस जगह पे लागू नहीं, किस टॉपिक पे किस जगह पे लागू नहीं होगा बीएनएसएस। तो सबसे पहले तो कोई भी अगर आपका स्पेशल लॉ है, अब स्पेशल लॉ क्या होता है कि जो किसी पर्टिकुलर स्पेशल चीज के लिए, सब्जेक्ट के लिए बनाया गया वो आपका स्पेशल लॉ हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है पॉक्सो बनाया गया है सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। आपका सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, जो वुमेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसके लिए सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया हुआ है आपका, ठीक है। तो ये जो स्पेशल पर्पस के लिए कुछ एक्ट बनते हैं वो क्या होते हैं, आपके स्पेशल लॉज होते हैं, ठीक है। तो किसी भी स्पेशल लॉ पे लागू नहीं होगा बीएनएसएस। स्पेशल लॉ पे लागू क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस स्पेशल लॉ का अपना एक प्रोसीजर होता है, अपना एक जो है प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू वो वर्क करता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो आपके जनरल लॉज हैं उनके ऊपर हमेशा सुपीरियरिटी किसकी रहती है, आपके स्पेशल लॉज की रहती है, ठीक है। उसके बाद ये किसी लोकल लॉ पे स्थानीय विधि जो किसी एक पर्टिकुलर जगह के लिए, किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए बनाई गई है, ठीक है। जैसे आपका राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया, ठीक है, राजस्थान लैंड एक्विजिशन एक्ट हो गया, वैसे यूपी के अलग लॉज है, एमपी के अलग लॉज है। तो एक स्पेसिफिक प्लेस से जो डील करते हैं वो आपके कौन से होंगे,
लोकल लॉज होंगे। स्पेशल जुरिस्डिक्शन या पावर, अब आपने किसी कोर्ट को, किसी मैजिस्ट्रेट को स्पेशल पावर दी है कोई भी डील करने की, जो है कोई भी केस को डील करने की स्पेशल जुरिस्डिक्शन दिया है तो उस पर ये लागू नहीं होगा। या स्पेशल प्रोसीजर अगर बताया गया है कहीं पे तो उस पर फिर बीएनएसएस का प्रोसीजर लागू नहीं होगा। ठीक है, ये 4 चीजें ध्यान में रखनी है आपको, स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, स्पेशल जुरिस्डिक्शन एंड पावर, स्पेशल प्रोसीजर, इन पे आपका बीएनएसएस लागू नहीं होगा। ठीक है, अब आती है हमारी डेफिनेशंस जो हमने सेक्शन 2 में हम पढ़ते हैं डेफिनेशंस। ठीक है, सबसे पहले आपकी 2A ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस, ये आपकी नई जोड़ी गई है, ये पहले आपके सीआरपीसी में नहीं थी। ठीक है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन मींस फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंस, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीजर और एविडेंस, ई कम्युनिकेशन। इन चीजों, ये सारी चीजें जो कि ये सारी चीजों की कम्युनिकेशन जो हो रही है, जो आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है जो कोर्ट्स में है ना। ठीक है, अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है तो एक साइड अलग लोग होंगे, फिर दूसरी साइड से प्रोसिक्यूशन साइड, एविडेंस साइड। ठीक है, तो ये ऑनलाइन जब ये कॉन्फ्रेंस चल रही होती है वीडियो कॉन्फ्रेंस, वो किस में आएगा? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आएगा। अगर आप कोई भी प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, किसी व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन करानी है ऑनलाइन माध्यम से, तो वो आएगा। सर्च एंड सीजर, जो भी चीजें एविडेंस से रिलेटेड, सबूत से रिलेटेड ऑनलाइन होगी, वो सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो ये सारा क्या होगा? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जिसके द्वारा ये सारी चीजें आपकी की जा सकती है। उसके बाद आपका आता है बेल। बेल क्या होता है? अपने नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में भी कभी ना कभी बेल के बारे में सुना ही होगा। बेल क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को जो है पुलिस की कस्टडी, कस्टडी ऑफ लॉ से जो है वो रिलीज करवाना। कस्टडी ऑफ लॉ क्या होगा? ये पुलिस में हो सकता है, ठीक है, या फिर आपकी जुडिशियल कस्टडी में हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति को आपको कस्टडी ऑफ लॉ से रिलीज कराना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, सर्टेन कंडीशंस होती हैं। आपसे बॉन्ड भरवाया जाता है, जो जमानत का पैसे जैसे जमा कराते हैं ना, वो बॉन्ड। ठीक है, अब वो बॉन्ड कितने भी ये भी बॉन्ड में ये भी होता है कि आप जो है वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है कि आप बाहर नहीं जाओगे, आप वापस ऐसा कुछ काम नहीं करोगे, ऑफेंस रिपीट नहीं करोगे। ठीक है, तो ऐसा बॉन्ड भरवा के, ऐसे बॉन्ड के पैसे जमा करवा के, सारी कंडीशंस फुलफिल करा के कोई भी कोर्ट या पुलिस ऑफिसर जो है किसी भी व्यक्ति को बेल दे सकता है। बेल का सिंपल सा मतलब क्या है? कस्टडी ऑफ लॉ से किसी इंसान को रिलीज करना। अब बेल कौन दे सकता है? पुलिस ऑफिसर भी दे सकता है और कोर्ट भी दे सकता है। ठीक है, और कब दी जाएगी? जब कुछ सर्टेन कंडीशंस, बेल भरा ली जाए, बेल बॉन्ड भरवा लिया जाए, बॉन्ड भरवा लिया जाए, बेल बॉन्ड भरवा लिया जाए, तो फिर उसके बाद उसको जो है वो रिलीज किया जा सकता है। फिर आपका, हमने 2D में बेल बॉन्ड पढ़ते हैं, 2E में बॉन्ड पढ़ते हैं। बॉन्ड मैंने आपको समझा ही दिया क्या होता है। उसके बाद 2C में है आपके बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंस दे रखे हैं, आपका जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें आपके सारी चीजें दे रखी हैं। सबसे पहले आपको सेक्शन नंबर प्रोवाइड कराता है, शेड्यूल 1। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो भी ऑफेंस है उसका नाम प्रोवाइड कराता है, ऑफेंस के लिए पनिशमेंट कितनी है वो प्रोवाइड कराता है। बेलेबल है वो पनिशमेंट या नॉन बेलेबल। बेलेबल मतलब कि उसमें एज अ राइट, जो अक्यूज व्यक्ति है वो एज अ राइट बेल मांग सकता है, उसके लिए बेल डिनाई नहीं की जाएगी। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें आप बेल ले सकते हो। ठीक है, आप जो आपका बॉन्ड का पैसा होता है, जमानत का पैसा होता है, बेल बॉन्ड होता है, वो भर के और आपको जमानत दे दी जाती है, वो अक्यूज का राइट होता है उन केसेस में। तो वो कौन से केसेस होते हैं? आपके बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में अब अक्यूज का राइट नहीं है, कोर्ट का डिस्क्रिशन है। कोर्ट चाहे तो बेल दे सकता है, कोर्ट चाहे तो बेल डिनाई भी कर सकता है। ये सारे कहाँ बताए गए हैं? आपके फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया। बेलेबल ऑफेंसेस सारे फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए। ठीक है, और ये अक्यूज का राइट होता है। ये कुछ लेस सीरियस ऑफेंसेस के लिए, अब ऑब्वियसली बात है, जहां बेल अक्यूज का राइट दे रहे हो तो वो ऐसे ऑफेंसेस होंगे जो कि कम सीरियस होंगे, ज्यादा हीनियस ऑफेंसेस नहीं होंगे। ठीक है, अब ये पुलिस भी दे सकती है और कोर्ट भी दे सकती है, इसमें ज्यादा एविडेंस आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इजीली आपको बेल मिल जाती है इन केसेस में। वैसे आपके नॉन बेलेबल केसेस होते हैं, ये कोई राइट नहीं होता, सिर्फ डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है, कोर्ट की इच्छा है, कोर्ट का विवेक अनुसार के अनुसार जो है वो आपको बेल दी जाएगी। ये सीरियस ऑफेंसेस
ऑफेंसेस में होती है जिसमें कि डेथ, एलआई जैसे पनिशमेंट्स होते हैं, ठीक है। पुलिस के पास पावर नहीं है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल देने की, सिर्फ आपके कोर्ट के पास पावर है, ठीक है। आगे आगे हमने पढ़ा चार्ज क्या होता है, ठीक है। चार्ज मतलब मैंने समझाया था आपको कि क्या अक्यूज व्यक्ति किस एक्ट की किस धारा के अंदर जो है उसको ऑफेंस माना गया है, ठीक है। किस किस ऑफेंसेस के लिए वो लायबल है, क्या क्या उसको माना गया है कि उसने कौन कौन सा अपराध कारित किया है, वो कहाँ बताया जाता है, आपका चार्ज में बताया जाता है। अगर आप कभी चार्ज का फॉर्मेट देखोगे तो मान लो कि किसी व्यक्ति ने जो है चोरी की है और फिर मर्डर किया है, तो पहले उसको बताया जाएगा कि एक पैराग्राफ में कि आपके फादर का नाम है, आप यहाँ के रेजिडेंट, और आपने जो है बीएनएस की इस धारा के अंडर जो है अपराध कारित किया है इस तरीके से, तो ये आपका ऑफेंस हुआ, ठीक है। ये एक पैराग्राफ में लिख दिया जाता है। फिर अगर उसने मर्डर भी किया है तो फिर वो दूसरे पैराग्राफ में लिखा जाएगा कि आपने बीएनएस की धारा इसके अंडर ये किया, तो ये आपका मर्डर हुआ, ठीक है। तो ये यही कह रही है डेफिनेशन कि हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन मोर देन वन हेड, कि अगर किसी व्यक्ति ने एक से ज्यादा अपराध किया है तो हर एक अपराध के लिए एक हेड होगा, और उन सबको मिला के क्या कहेंगे कि ये चार्जेस जो है अक्यूज्ड व्यक्ति के अगेंस्ट लगे हैं, ठीक है। फिर आपका है कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? जिनमें कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है। ये कुछ सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर को जाके पहले अरेस्ट वारंट लिखवाने की जरूरत नहीं है कोर्ट या मैजिस्ट्रेट से, वो बिना उस वारंट के भी किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे कि कौन से केसेस हो गए, मर्डर, रेप, सीरियस ऑफेंसेस। कोई भी जो सीरियस ऑफेंस है उसमें पुलिस के पास पावर है कि वो बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगा। लेकिन कुछ ऐसे ऑफेंसेस है जिसमें पहले आपने देखा होगा कभी मूवीज वगैरह में भी वारंट दिखाओ, आपके पास वारंट है क्या, तो पहले कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर है उसको किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए आपका कोर्ट या मैजिस्ट्रेट का जो है ऑर्डर, जो वारंट निकालता है कोर्ट, वो चाहिए होता है, तभी आप उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हो। तो वो कौन से होते हैं? आपके नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, जो कि थोड़े लेस सीरियस होते हैं, ठीक है। आगे चले, आगे है कंप्लेंट। अब ये ध्यान में रखना, कंप्लेंट किसको दी जाती है आपकी, जैसे एफआईआर आप पुलिस को करवा रहे हो वैसे ही कंप्लेंट किसको करी जाती है? मैजिस्ट्रेट को की जाती है। कोई भी व्यक्ति इस इंटेंशन से कि जो मैजिस्ट्रेट है वो कोई एक्शन लेगा, एलिगेशन लगाता है। अब ये एलिगेशन जो है ओरली भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, किसी मैजिस्ट्रेट को लगाया जाता है, और किसी नोन या अननोन पर्सन के खिलाफ जो इसने की ऑफेंस कमिट किया है। मान लो कि आपके सामने किसी ने भी ऑफेंस कमिट किया है, चाहे आप उसको जानते हो चाहे नहीं जानते हो, तो आप सीधा मैजिस्ट्रेट के पास जाके भी वो कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। अब कंप्लेंट में क्या नहीं आता? कभी भी पुलिस रिपोर्ट नहीं आती। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है कि जब पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन करी, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी उसने सबूत इकट्ठे किए, जो भी उसने चीजें देखी, उसकी एक चार्जशीट, जो आपने कभी सुनी होगी, चार्जशीट सुनी होगी, चालान सुना होगा, उसी को पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। तो कभी भी कंप्लेंट के अंदर जो पुलिस वाला कोर्ट में पुलिस रिपोर्ट पेश कर रहा है वो नहीं आता, ठीक है। लेकिन कब आएगा कि मान लो, अब ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी कि हमने डीम्ड कंप्लेंट पढ़ी है इसमें, कि डीम्ड कंप्लेंट क्या होगी। वैसे हमने जनरल रूल क्या पढ़ा कि कभी भी कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन कब पुलिस रिपोर्ट को भी कंप्लेंट में जो है कब पुलिस रिपोर्ट भी कंप्लेंट बन जाती है? जब मान लो हमने पढ़ा कि कोई भी पुलिस वाला नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट नहीं कर सकता बिना वारंट के। अब उसको पता नहीं था कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसने अरेस्ट कर लिया, और उसको बाद में पता चल रहा है कि अच्छा ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो वो क्या करेगा? खुद कंप्लेनेंट बनके जो है वो कोर्ट में वो एज पुलिस रिपोर्ट को एज कंप्लेंट पेश करेगा, और वो खुद कंप्लेनेंट बन जाएगा उस केस में। तो उसको हम क्या मानेंगे? डीम्ड कंप्लेंट मानेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन इसका, जब आप डिटेल जो आप रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। बस ये चीज ध्यान में रखना कि ये डीम्ड कंप्लेंट आपकी पूछी जाती है कहाँ दी हुई है, तो ध्यान में रखना कि आपका जहां पे आपका कंप्लेंट को डिफाइन किया गया है 2H के एक्सप्लेनेशन में डीम्ड कंप्लेंट है। आगे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कौन सी होगी? बेसिक सी चीज है, कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन जो रिटन है, वर्बल है, पिक्चर के फॉर्म में, वीडियोग्राफ में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा जो है आपकी ट्रांसफर की जा रही है या ट्रांसमिट की जा रही है, तो वो कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉनिक
कम्युनिकेशन होगी, कोई भी कम्युनिकेशन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू आपकी कम्युनिकेट की जा रही है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया। भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सा होता है, आपका फोन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है, टेलीफोन, मोबाइल, वायरलेस कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो प्लेयर हो सकता है, कैमरा हो सकता है, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंडर आएंगी, ठीक है। ये भी आपकी नई जोड़ी गई है, डेफिनेशन पहले नहीं थी। उसके बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट किसको मानेंगे, स्टेट के लिए जो हाई कोर्ट ऑथराइज्ड है उसको हाई कोर्ट मानेंगे। यूनियन टेरिटरी जिसमें कि किसी स्टेट का ही हाई कोर्ट लगता है, जैसे कि आपका चंडीगढ़ में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ही लगता है, ठीक है, तो वो हाई कोर्ट मान लिया जाएगा। अब जहां ऐसा कोई स्टेट का हाई कोर्ट ऑथराइज नहीं किया गया है वहां पे दूसरी यूनियन टेरिटरी की जो भी क्रिमिनल अपील के लिए सबसे ऊंचा कोर्ट है उस जो यूनियन टेरिटरी में, वो मान लिया जाएगा कि वो हाई कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकता ये। कोई भी अदर क्रिमिनल कोर्ट जो हाईएस्ट अपील का हो, हाईएस्ट क्रिमिनल अपील का, उसको हम हाई कोर्ट मान लेंगे सुप्रीम कोर्ट के अलावा, ठीक है। आगे इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, 2L 2K और ट्रायल को डिफाइन नहीं किया गया, सिर्फ हमने यही लिखा है समझने के पर्पस से, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन क्यों की जाती है, फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस, सबूत इकट्ठा करने के लिए की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाएगी या मैजिस्ट्रेट जिस भी किसी व्यक्ति को ऑथराइज करता है उसके द्वारा की जाएगी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्ट, एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्ट मतलब अब मान लो कि जो कोर्ट में काम हो रहा है वो आपका जुडिशियल एक्ट हो गया, जो कोर्ट से बाहर काम हो रहा है वो आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्ट हो गया, ठीक है। और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद पुलिस वाला क्या बनाएगा, आपका पुलिस रिपोर्ट बनाएगा, चार्ट या फिर जिसको चार्जशीट भी कहते हैं, और वो उसको मैजिस्ट्रेट या कोर्ट को जो है वो ऐसी चार्जशीट और पुलिस रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी इंक्वायरी आती है। इंक्वायरी क्यों की जाती है, अब अगर कोर्ट को लग रहा है कि क्या ये केस बन भी रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है, तो उसके लिए प्राइमा फेसी वो कुछ भी इंक्वायरी करा सकती है, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति को बोल सकती है कि आप जांच करो कि क्या केस बन भी रहा है इस अक्यूज्ड व्यक्ति के खिलाफ या नहीं बन रहा, ठीक है, उसे इंक्वायरी कहते हैं। ये कौन करवाता है, कोर्ट या मैजिस्ट्रेट कराता है, ठीक है। एक ये जुडिशियल एक्ट है, क्यों, क्योंकि ये कोर्ट के द्वारा करवाया जा रहा है, ठीक है। और फिर जब इंक्वायरी हो जाती है और कोर्ट को लगता है कि जो है केस बन रहा है उस अक्यूज व्यक्ति के खिलाफ, तो वो कॉग्निजेंस ले सकती है, उसके बाद संज्ञान ले सकती है, आगे चार्ज फ्रेम कर सकती है, और अगर उसको लग रहा है कि नहीं कोई केस नहीं बन रहा तो उस अक्यूज व्यक्ति को क्या कर सकती है, डिस्चार्ज कर सकती है, ठीक है। फिर ट्रायल, जैसे कि आपने पढ़ा, ट्रायल में तो यही पता लगाएंगे कि क्या कितने हद तक उसको पनिशमेंट दिया जाना है, क्या उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी है, कितना वो लायबल होगा अक्यूज व्यक्ति, ठीक है। ये भी कोर्ट और मैजिस्ट्रेट कराता है, कोर्ट और मैजिस्ट्रेट कराता है, तो ये भी जुडिशियल एक्ट है। और जुडिशियल जब ट्रायल कंप्लीट हो जाता है तो फिर क्या आता है, आपका जजमेंट आता है। अब जजमेंट में या तो उसको आप कन्विक्ट कर दोगे या एक्विट कर दोगे आप, या तो उसको गिल्टी मान लोगे, गिल्टी मानोगे तो कन्विक्शन सजा दोगे, और अगर गिल्टी नहीं मानोगे तो उस व्यक्ति को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। फिर आगे जुडिशियल प्रोसीडिंग, कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग जिसमें कि एविडेंस कोर्ट के द्वारा लिया जा सकता है, सबूत पेश किया जा सकते हैं, वो कौन सी होगी, आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी। ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब कोई भी एक्ट या तो कोई भी कार्य जिसको कि अपराध माना गया है, या कोई भी ओमिशन, ओमिशन मतलब कोई काम आपको करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं करा, आप बाध्य हो वो काम करने के लिए लेकिन आपने वो काम नहीं करा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ओमिशन, ठीक है। तो कोई भी काम, कोई भी एक्ट या ओमिशन जो कि पनिशेबल बाय लॉ है, वो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑफेंस बोलेंगे। और इसके अंडर कंप्लेंट अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट भी आएगा। ऑफेंस जो है आपका 2 क्लॉज 25 BNS में भी डिफाइंड है, वहां पे पढ़ते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट ये कुछ और आपकी जो है डेफिनेशंस हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इनको एक बार बेयर एक्ट से बेयर रीडिंग कर लेना, समझ में आ जाएंगी। आगे अब वेरी इंपॉर्टेंट, समन केस कौन सा होता है, वारंट केस। अब कौन सा केस में जो है आप समन भेजोगे, कौन सा में वारंट भेजोगे, समन केस किसे कहते हैं, वारंट केस किसे कहते हैं, वो डिफाइन किया गया। 2X में है आपका समन केस नॉट बीइंग अ वारंट केस, सिंपल सी चीज लिखी हुई है इसमें कि जो वारंट केस नहीं है वो क्या है, समन केस है। और जो भी 2 साल से कम की पनिशमेंट जिस भी केस में होगी वो आपका समन केस होगा, उसमें सीधा समन ही भेजा जाएगा,
वो अगर समन कंप्लाई नहीं होता है तो फिर आपका जो है वारंट भेजा जाएगा। लेकिन वारंट केसेस कौन से होते हैं, जिस भी ऑफेंस में जो है जो भी ऑफेंस पनिशेबल है आपका डेथ, एलआई या फिर 2 साल से ज्यादा की सजा का, वो कौन सा होता है आपका वारंट केस होता है। तो उसमें फिर सीधा वारंट भेजा जाता है, पुलिस वाले को वारंट इशू जारी किया जाता है, तो वो पेश करके वो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना समन में 2 साल से कम से पनिशेबल वाले ऑफेंसेस और वारंट केस में 2 साल से ज्यादा के, अब वो डेथ तक भी जा सकती है, वो सारे कौन से होते हैं, वारंट केसेस होते हैं। ठीक है, फिर विक्टिम किस व्यक्ति को बोलेंगे, कोई भी व्यक्ति जिसने कोई भी एक्ट या ओमिशन की वजह से, अक्यूज के एक्ट या ओमिशन की वजह से कोई लॉस या इंजरी सफर की है, उसको कोई हानि हुई है, उसको कोई क्षति पहुंची है, तो फिर वो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे हम, विक्टिम, पीड़ित कहेंगे। ठीक है, और सेक्शन 2 क्लॉज 2 ये भी आपका नया जोड़ा गया है बीएनएसएस में, पहले सीआरपीसी में नहीं था। ये क्या कहता है कि कोई भी ऐसे वर्ड्स जो यहाँ डिफाइन नहीं किए गए हैं उनका मीनिंग हम कहां से लेंगे, या तो आईटी एक्ट से लेंगे या फिर बीएनएस से, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से लेंगे या फिर बीएनएस से लेंगे। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशंस हो गई। नेक्स्ट हम चैप्टर 2 पे आते हैं। चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। ठीक है, सिंपल सी चीज समझो, सबसे ऊपर हमारा कौन सा कोर्ट होगा, क्रिमिनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है कि वो क्रिमिनल केसेस में देख सकती है, जुरिस्डिक्शन होता है। आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो उसमें क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन भी सुप्रीम कोर्ट का बताया है। तो टॉप मोस्ट हमारी कोर्ट कौन सी है, आपकी सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन से आते हैं, आपके हाई कोर्ट्स आते हैं। हाई कोर्ट्स के नीचे कौन सा आएगा, आपका सेशंस कोर्ट आएगा, जो कि आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है बनाया जाता है। ठीक है, सेशन डिवीजन पे बनाया जाता है। ठीक है, सेशंस कोर्ट के बाद कौन सा आएगा, आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट्स आएंगी। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं। फिर आपकी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कोर्ट्स आएंगी। ये आपकी हियरार्की है ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट्स में सबसे टॉप पे होगा आपका सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद होगा आपका हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद होगा आपका सेशंस कोर्ट, सेशंस कोर्ट के बाद आएगा आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कोर्ट्स। ठीक है, ये हियरार्की याद रखना कि कैसे कैसे। अब सबसे पहले आपका लोएस्ट कोर्ट में जाएगा। कई जो है वो जो स्टेट्स होते हैं उसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कोर्ट्स नहीं होती। स्टेट का जो है वो डिस्क्रिशन है कि उसमें कौन सी कोर्ट्स होंगी कौन सी नहीं होंगी। तो राजस्थान में जैसे हमारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कोर्ट्स नहीं है, कौन सी कोर्ट लोएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है आपकी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आपकी लोएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है। तो सबसे पहले अगर कोई केस जाएगा तो सबसे पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाएगा, फिर वो वहां से सेशंस कोर्ट के पास जाएगा, सेशंस से वो जाएगा हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट से उसकी अपील लगेगी सुप्रीम कोर्ट के पास। ऐसे ऐसे आपका केस प्रोसीड करता है। ठीक है, तो वही क्लासेस दे रखी हैं आपकी सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 में यही सारी क्लासेस दे रखी हैं कि हाई कोर्ट के अलावा कौन कौन सी क्रिमिनल कोर्ट होगी, कोर्ट ऑफ सेशन होगी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट्स होगी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कोर्ट्स होंगी, और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो कार्यपालक मैजिस्ट्रेट होते हैं जैसे कि मैंने बताया डीएम, एसडीएम, ये सब उनकी कोर्ट्स होगी। ठीक है, तो ये सारी कोर्ट्स का क्लासिफिकेशन जो है आपके सेक्शन 6 में दे रखा है। फिर उसके बाद सेक्शन 7 क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास है कि वो टेरिटरी के बेसिस पे जो है डिवीजन बना सकती है। ठीक है, क्षेत्र के हिसाब से जो है वो डिवीजन कर सकती है। कैसे कैसे डिवाइड करेगी, पहले तो एक डिस्ट्रिक्ट होगी, डिस्ट्रिक्ट के बाद उसको सेशंस डिवीजन में डिवाइड किया जाएगा और उनको फिर सब डिवीजन में डिवाइड किया गया। ठीक है, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है आपका डिवीजन, और डिवीजन के बाद आपका सब डिवीजन। ठीक है, ये याद रखना कि टेरिटरी के बेसिस पे कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले एक राज्य होगा, राज्य को आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करोगे, डिस्ट्रिक्ट्स के बाद आप डिविजन्स में डिवाइड करोगे, और डिविजन्स के बाद आप सब डिविजन्स में डिवाइड करोगे। ठीक है, फिर अलग अलग कोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं हम। सबसे पहले तो जनरल बात कर ली हमने 6 और 7 में। फिर कोर्ट ऑफ सेशन की बात करते हैं हम सेक्शन 8 में, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की बात करते हैं हम सेक्शन 9 to 13 में, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बात करते हैं हम 14 to 17 में, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करते हैं हम 18 to 20 में। ठीक है, अब आपका जो
कोर्ट ऑफ सेशन है, कोर्ट ऑफ सेशन में जजेस कौन कौन से होंगे आपके, सेशन जज होंगे और एक एडिशनल सेशन जज होता है जो इसके पास सेशन जज की ही पावर्स होती हैं और वो सेम पावर्स जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। और पहले असिस्टेंट सेशन जज की पोस्ट भी हुआ करती थी जो कि अब बीआरएसएस आने के बाद हटा दी गई है। पहले सीआरपीसी में आपकी असिस्टेंट सेशन जज की पोस्ट भी थी। सिंपल सी चीज अब याद रखो कि जब आप सेशन कोर्ट की बात कर रहे हो तो सेशन कोर्ट में कौन कौन से जजेस दिखेंगे आपको, या तो सेशन जज दिखेगा या फिर एडिशनल सेशन जज दिखेगा। अब ये जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो कौन स्टैब्लिश, किसी भी कोर्ट ऑफ सेशन का स्टैब्लिशमेंट कौन करेगा, आपकी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कोर्ट ऑफ सेशन की जो है स्टैब्लिशमेंट कर सकती है। ठीक है, फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो पीठासीन अधिकारी जो जज होगा वो कौन अपॉइंट, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, आपका हाई कोर्ट। जिस भी स्टेट में ऐसा सेशन कोर्ट है उसके हाई कोर्ट के द्वारा जो है जजेस को अपॉइंट किया जाएगा। किस किस को अपॉइंट करेंगे हाई कोर्ट, एक तो सेशन जज को अपॉइंट करेंगे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो पीठासीन अधिकारी होगा, और जितने चाहे उतने एडिशनल सेशन जजेस भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ते हैं इसमें एडिशनल प्रोविजंस की। जब सेशन जज की जो है ऑफिस वेकेंट है, सेशन जज किसी भी वजह से जो है उसके ऑफिस में नहीं है, वेकेंट है उसका ऑफिस, तो उस केस में किसको एम्पावर किया जाता है, या तो आपका एडिशनल सेशन जज होगा उसकी एब्सेंस में, या एडिशनल सेशन जज भी अगर नहीं है तो फिर सीजीएम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो होगा, ये पढ़ेंगे हम ये वाली पोस्ट, ये इनको अपॉइंट कर सकती है, ये पावर है हाई कोर्ट के पास। ठीक है, तो सेशन कोर्ट ऑफ सेशन में सिर्फ इतनी सी चीज ध्यान में रखो कि स्टैब्लिश कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और अगर ऑफिसर्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो जजेस को अपॉइंट करना है वो किसके द्वारा किया जाएगा, हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और कौन कौन से जजेस होते हैं, सेशन जज होता है और एडिशनल सेशन जज होता है इसमें। उसके बाद हम आते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट्स पे। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट में सबसे पहले सेक्शन 9 ये बताता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट्स में सबसे पहले तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट आएगी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कोर्ट आएगी। ठीक है, अब ये कौन स्टैब्लिश करेगा, इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पावर एस्टैब्लिश करने की, लेकिन इसको पहले हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी कोर्ट्स जो है वो स्टैब्लिश करनी है। ठीक है, स्पेशल कोर्ट भी स्टैब्लिश की जा सकती है, इसमें भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा, आपका हाई कोर्ट ही अपॉइंट करेगा। ठीक है, और हाई कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो किसी भी सिविल जज को, सिविल जज, अब हम क्रिमिनल की बात करें लेकिन सिविल जज को भी वो कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर्स दे सकता है। जब आप आरजेएस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप आरजेएस बन जाओगे तो सबसे पहले अगर आपको पोस्टिंग मिलेगी वो एज ए सिविल जज ही मिलेगी। ठीक है, तो सिविल जज को भी हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर्स दे सकता है। ठीक है, तो अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट्स में कौन कौन सी कोर्ट्स आएंगी, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। कौन स्टैब्लिश कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ही स्टैब्लिश करेगी, लेकिन पहले हाई कोर्ट की कंसल्टेशन लेके उसके बाद स्टैब्लिश करेगी। ठीक है, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन अपॉइंट करेगा इसमें, जो है आपका हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि ये जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होंगे उन्हीं में से किसी एक को जो है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, उन्हीं में से किसी एक को हाई कोर्ट जो है सीजेएम बता देगी। सीजेएम मतलब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इन सबका जितने भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स है उनका बॉस बन जाएगा वो। ठीक है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। ठीक है, और सब डिविजन में जो है एक सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट जिसे हम एसडीजेएम कहते हैं, हमने पढ़ा था सेक्शन 7 में, टेरिटोरियल डिवीजन हो सकता है। ठीक है, टेरिटोरियल डिवीजन में हमने सेशंस पढ़ा, फिर डिवीजन पढ़ा और सब डिवीजन पढ़ा। ठीक है, तो इस सब डिवीजन लेवल पे भी किसी भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है, एसडीजेएम। ठीक है, और इन सब के ऊपर जितने भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास एसडीजेएम होंगे, इनके ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा, जैसे कि मैंने बताया बॉस होगा सीजेएम, जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कंट्रोल रहेगा। ठीक है, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। कौन अपॉइंट करेगा, हाई, अब स्पेशल के बारे में ध्यान रखना, कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट करेगा। कब करेगा,
जब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट उससे रिक्वेस्ट करे या फिर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे कि आप कोई स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करो, तो फिर ऐसा मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, और ये कितने टाइम किसी पर्टिकुलर केस से डील करने के लिए स्पेशल मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जाएगा। इसके पास वो सारी पावर्स होती हैं जो कि एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास होंगी। ठीक है, और इसको कितने टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है? आपका 1 ईयर के लिए अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका सेक्शन 12। सेक्शन 12 में लोकल जुरिस्डिक्शन बताई गई है। लोकल जुरिस्डिक्शन कौन बताएगा? सारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की वही बॉस बताएगा, सीजीएम बताएगा। ठीक है, और सबऑर्डिनेशन बताया गया है, तो ये ध्यान रखना। जैसे मैंने बताया सेशन जज होता है, फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बताए थे, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में भी पहले सीजीएम होगा, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उसके बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ये हो गई आपकी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की बात। तो इसमें क्या कौन कौन से जज पढ़े हमने? सबसे ऊपर टॉप पे बॉस होता है सीजीएम, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के अलावा कौन कौन से होते हैं? आपके सब डिविजन लेवल पे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होगा, एसडीजीएम। ठीक है, उसके बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होगा। ये आपके न्यायिक मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के सारे जजेस की बात की है हमने। उसके बाद आपका आता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, कार्यपालक मैजिस्ट्रेट। मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज वाले होते हैं, जो आरएएस वगैरह अपॉइंट होते हैं, उससे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स अपॉइंट होते हैं। ठीक है, तो इनका भी कुछ काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में, वो भी बीएनएसएस में डील किया गया है। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को कौन अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। जुडिशियल को कौन कर रहा था? हाई कोर्ट अपॉइंट कर रहा था। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करके एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स उनमें से किसी एक को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना देगी, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स भी बनाए जा सकते हैं, डीएम, एडीएम, और फिर सब डिविजनल लेवल पे कौन बनाया जाएगा? सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, एसडीएम। आपने सुना होगा आरएएस बनते हैं, उसके बाद एसडीएम बनते हैं, एसडीएम जो है प्रमोट होते होते एडीएम और डीएम बनते हैं। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की टुवर्ड्स चला जाता है। तो वैसे ही इसमें बात की गई है कि डीएम होगा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, उसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स भी अपॉइंट किए जाते हैं, और सब डिविजन के लेवल पे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एसडीएम अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी जो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की पावर दे सकती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि स्पेशल, जैसे हमने स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पढ़ा, वैसे स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी होता है। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, या तो किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ही स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अपॉइंट कर दिया जाएगा, या फिर किसी पुलिस ऑफिसर को जो कि एसपी के रैंक से ऊपर का है, उसको आप स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसके पास सारी पावर्स होंगी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की, किसी पर्टिकुलर केस या पर्टिकुलर एरिया के लिए अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद 16 में हम पढ़ते हैं लोकल जुरिस्डिक्शन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का। जैसे वहां पे सीजेएम बॉस जो था वो बता रहा था कि कहां कहां जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स काम करेंगे, वैसे ही यहाँ का बॉस कौन है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डीएम है। ये बताएगा कि क्या क्या जुरिस्डिक्शन होगी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की, क्या कौन कौन से क्षेत्राधिकार में कहां कहां वो काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर सबऑर्डिनेशन कि कौन किसके सबऑर्डिनेट होगा। सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बॉस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सब डिविजनल लेवल पे सब डिविजनल, एसडीएम, और उसके बाद कोई भी नॉर्मल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आएगा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम पढ़ते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर पता होगा कौन होता है? कोई भी व्यक्ति जो स्टेट के बिहाफ पे जो है कोर्ट्स में प्रेजेंट करता है केस। आप देखोगे कोई भी क्रिमिनल केस जो होता है वो अक्यूज वर्सेस स्टेट होता है। अक्यूज व्यक्ति ने पूरी स्टेट के खिलाफ, मतलब स्टेट दूसरी पार्टी होती है, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है क्रिमिनल केसेस में, वो कौन होता है? आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट किया जाता है फॉर एवरी हाई कोर्ट, या तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करती है और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करती है। किस लिए करती है? फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन अपील ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। की कोई भी केस अगर प्रोसीड करना है, कोई भी अपील लगानी है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, तो वो कौन करेगा? आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा। अब ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कैसे किए जाते हैं?
दो तरीकों से किए जाते हैं कि या तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा वो सेशन जज के साथ मिलकर एक पैनल ऑफ नेम्स तैयार करेगा, एक लिस्ट तैयार करेगा जिसमें से कि आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाते हैं, या फिर जो नॉर्मल प्रमोशनल कैडर होता है जैसे एपीपी अपॉइंट किए जाते हैं, आपका एग्जाम होता है एपीपी का, उसके बाद प्रमोट कर करके आप पीपी बन जाते हो, ठीक है। तो वो या तो वो फॉलो किया जाएगा या फिर एक पैनल तैयार किया जाएगा नाम का, किसके द्वारा, डीएम के द्वारा आफ्टर कंसल्टेशन विद सेशन जज। तो दो तरीकों से आपका पीपी अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर आपको पीपी बनना है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है, तो आपको मिनिमम 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट चाहिए, ठीक है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी स्पेशल केस के लिए बनना है तो आपको 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट चाहिए, ठीक है। ये मेजर बातें हैं सेक्शन 18 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं सेक्शन 19। सेक्शन 19 में क्या है आपका, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। अब ध्यान में रखना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कौन कौन अपॉइंट कर रहा था, या तो स्टेट गवर्नमेंट कर रही थी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी। उसको किसके लिए अपॉइंट किया जा रहा था, हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट किया जा रहा था। इसको किसके लिए अपॉइंट किया जाएगा, वीडियो नहीं दिख रही है, एक सेकेंड। मोनिका वीडियो या ऑडियो, क्या किस में प्रॉब्लम है? जी जी जी, मोनिका एक बार नेटवर्क रिफ्रेश करें आप, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, एक बार नेटवर्क इशू है शायद, ठीक है। तो एपीपी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पढ़ रहे थे हम। पीपी को कौन अपॉइंट कर रहा था, स्टेट गवर्नमेंट कर रहा था या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहे थे हाई कोर्ट के लिए। लेकिन एपीपी को कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है, ठीक है। इन सबके पास पावर्स होती हैं कि वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकते हैं। और ये किसके लिए अपॉइंट किए जाएंगे, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स के लिए। वो किसके लिए अपॉइंट हो रहा था, पीपी हाई कोर्ट के लिए, और मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स के लिए कौन होता है आपका, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी किसी भी व्यक्ति को जो है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकता है। लेकिन वो व्यक्ति कौन नहीं होना चाहिए, ऐसा पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए जिसने इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट किया हो, या कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए जो इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का हो। इन लोगों को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं किया जाता। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। एक पूरा डायरेक्टरेट होगा पूरा जो कि कंट्रोल करेगा सारे प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड पीपी एपीपी इन सबको, ठीक है। तो ये कौन एस्टैब्लिश करेगा, आपकी स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर सकती है। और इसमें कौन कौन होगा, एक तो आपका डायरेक्टर होगा, डेप्यूटी डायरेक्टर होगा, और स्टेट डिस्ट्रिक्ट के लिए जो अपॉइंट किया जाता है डायरेक्टरेट, उसमें कौन होगा आपका, असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। स्टेट के लिए कौन सा किया जाता है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, और डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट का भी एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट किया जा सकता है। इसमें कौन कौन होता है, डायरेक्टर होता है, डेप्यूटी डायरेक्टर होता है स्टेट वाले में, और इनको 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर ये सेशन जज की रैंक पे हो या रह चुके हो, ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और जो डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट होता है उसमें डेप्यूटी डायरेक्टर होते हैं और आपके असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को 7 साल का एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट चाहिए होता है, या फिर वो मैजिस्ट्रेट रहे हो या अभी हो मैजिस्ट्रेट, ऐसा एक्सपीरियंस उनको चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपका आता है
कि डायरेक्टर जो है वो होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल में रहेगा और जो डेप्यूटी डायरेक्टर है वो डायरेक्टर के और असिस्टेंट डायरेक्टर, ये सबऑर्डिनेशन होता है। सबसे ऊपर डायरेक्टर होगा आपका, डायरेक्टर के नीचे डेप्यूटी डायरेक्टर्स होंगे और डेप्यूटी डायरेक्टर के नीचे कौन होगा आपका, असिस्टेंट डायरेक्टर होगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको अभी, लेकिन आप जब प्रॉपर क्लासेस देखेंगे, अभी हम रैपिड रिविजन टाइप कर रहे हैं, ठीक है, जब आप क्लासेस देखोगे तो आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। डायरेक्टरेट में सिंपल सी चीज समझो कि 3 व्यक्ति होते हैं, आपका डायरेक्टर होता है सबसे ऊपर, डायरेक्टर के नीचे होता है आपका डेप्यूटी डायरेक्टर, ये दोनों स्टेट लेवल का जो डायरेक्टरेट बनेगा उसमें होंगे। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो डायरेक्टरेट बनेगा उसमें डेप्यूटी डायरेक्टर होंगे और उनके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है। अगर आपको स्टेट वाले डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में बनना है डायरेक्टर या डेप्यूटी डायरेक्टर, तो आपको 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या फिर आप सेशन जज के लेवल के होने चाहिए। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनना है तो आपको 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट होना चाहिए या फिर आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रहे हो, ठीक है। और उसके बाद जो जितने आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हमने हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट किए थे या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो किसके अंडर आएंगे, आपके डायरेक्टर के अंडर आएंगे, ठीक है। और जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हमने डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट किया था वो किसके अंडर आएंगे, आपके डेप्यूटी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर के अंडर आएंगे, ठीक है। डायरेक्टर कौन कौन से केसेस से डील कर सकता है, जिसमें सजा कौन सी हो, या तो डेथ हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या 10 साल से ज्यादा की हो। डेप्यूटी डायरेक्टर कौन से ऑफेंसेस से डील कर सकता है, जिसमें 7 साल से 10 साल तक की सजा, और असिस्टेंट डायरेक्टर 7 साल से नीचे वाले केसेस को डील कर सकता है, ठीक है। और कोई भी एडवोकेट जनरल को हम डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में अपॉइंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। चैप्टर 3 हमने पढ़ा पावर ऑफ कोर्ट्स, कि कौन से कोर्ट के पास कितनी पावर है, कितनी सजा दे सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन 21 में हमने पढ़ा कि जो बीएनएस के अंडर जो ऑफेंसेस होंगे उनको कौन कौन सी कोर्ट्स डील कर सकती है। हाई कोर्ट कर सकता है, सेशन कोर्ट कर सकता है, या कोई भी ऐसा कोर्ट जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है वो कर सकता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जो 64 से 71 बीएनएस के सेक्शंस हैं जो रेप से डील करते हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन से डील करते हैं, उनको जहां तक पॉसिबल हो पाए वहां तक कौन जो है डील करेगा उनसे, कौन उसमें जज होगा, विमेन जज होगी, ठीक है। बीएनएस से रिलेटेड अगर कोई भी बीएनएस का कोई भी ऑफेंस है तो उसमें कौन कौन से कोर्ट्स कर सकते हैं, हाई कोर्ट कर सकता है, सेशन कोर्ट कर सकता है, या कोई भी कोर्ट जो फर्स्ट शेड्यूल में आपका बताया गया। मैंने बताया था फर्स्ट शेड्यूल में ये भी बताया गया कि कौन सी कोर्ट के द्वारा ट्रायबल होगा। कोई और अन्य एक्ट है तो उस एक्ट में या तो कोर्ट बताया गया हो कि कौन डील करेगा उसके ऑफेंसेस से, या फिर हाई कोर्ट कर सकता है या फर्स्ट शेड्यूल वाली कोर्ट्स कर सकती है, ठीक है। उसके बाद आपका 22 में बताया गया है कि हाई कोर्ट कितनी सजा दे सकता है और सेशन कोर्ट कितनी सजा दे सकता है। तो हाई कोर्ट के पास तो पावर है कि वो कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं। आपके बीएनएस में पनिशमेंट्स दी हुई है, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फाइन, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब नया कम्युनिटी सर्विस भी ऐड हो गया है, तो हाई कोर्ट के पास तो पावर है कि वो कोई भी सजा दे सकती है, ठीक है। आपकी सेशन कोर्ट जब सेशन जज या एडिशनल सेशन जज सजा दे रहा होगा तो वो भी कोई भी सजा दे सकता है जो ऑथोराइज बाय लॉ है, लेकिन अगर डेथ सेंटेंस देना है तो उसको पहले हाई कोर्ट से कंफर्म कराना पड़ेगा। और ऐसा कंफर्मेशन कहां दिया हुआ है, चैप्टर 30 बीएनएसएस में दिया हुआ है, 400 सेक्शंस 407 से 412 के बीच में। इसमें प्रोसीजर बताया हुआ है कि जब डेथ सेंटेंस देना है सेशन कोर्ट को तो वो हाई कोर्ट से कैसे कंफर्मेशन ले सकता है, ठीक है। फिर 23 में मैजिस्ट्रेट्स की बात की है। 3 मैजिस्ट्रेट्स पढ़े थे हमने, सीजीएम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो सीजीएम के पास पावर है कि वो 7 साल तक की कोई भी सजा दे सकता है, मैक्सिमम 7 इयर्स, ठीक है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास पावर है कि 3 साल तक की कोई भी सजा दे सकता है, 50,000 तक का कोई भी फाइन दे सकता है, दोनों भी दे सकता है, या फिर कम्युनिटी सर्विस भी दे सकता है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास क्या पावर है कि वो 1 साल तक की सजा दे सकता है, ठीक है, और 10,000 रुपए तक का फाइन दे सकता है, दोनों दे सकता है, या कम्युनिटी सर्विस भी दे सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे 24 में हमने क्या पढ़ा कि अगर कहीं पे जो है फाइन दिया गया था और किसी व्यक्ति ने फाइन जमा नहीं कराया तो उसको उस फाइन ना जमा कराने के लिए इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, उसको आगे कारावास की सजा दी जा सकती है। अब वो कितनी होनी चाहिए कि वो एक तो मैजिस्ट्रेट की पावर्स के अंदर होनी चाहिए कि उसने वो कितनी सजा दे सकता है उतनी पावर होनी चाहिए,
और 1/4 ऑफ द इम्प्रिजमेंट, कि जो वो मैजिस्ट्रेट सजा देने के लिए एम्पावर्ड है उसकी 1/4 से ज्यादा की सजा नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, हमने पढ़ा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मैक्सिमम कितने साल की सजा दे सकता है, 3 साल की। तो 3 साल का 1/4 9 महीने, 9 महीने से ज्यादा की डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन में सजा नहीं दी जा सकती। वैसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कितनी दे सकता है, 1 साल तक की सजा दे सकता है मैक्सिमम, उसका 1/4 कितना हुआ, 3 महीने। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन में 3 महीने से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता। ठीक है, ऐसा ही प्रोविजन जो है वो सेक्शन 8 BNS में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट, अब इसमें सेवरल ऑफेंसेस, अगर एक ही ट्रायल में बहुत सारे ऑफेंसेस के लिए कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति ने जो है चोरी भी कर ली, किसी को मार भी दिया, हर्ट भी पहुंचा दिया, ठीक है, तो ऐसे अगर एक ही व्यक्ति के ऑफेंसेस एक ही ट्रायल में अलग अलग ऑफेंसेस को ट्राई किया जा रहा है, तो कोर्ट के पास पावर है, या तो वो बोलेगी कि इनके लिए सजा वो कॉन्करेंटली काटे या फिर कॉन्सिक्यूटिवली काटे। कॉन्सिक्यूटिवली का मतलब कि एक के बाद एक, जब एक ऑफेंस के लिए सजा खत्म हो गई, जब थेफ्ट चोरी के लिए खत्म हो गई, उसके बाद वो हर्ट के लिए सजा काटेगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, या फिर कॉन्करेंटली कि साथ साथ भी काट सकता है उनकी सजा। जैसे 3 साल अगर चोरी के लिए सजा दी गई है, 3 साल अगर हर्ट के लिए सजा गई है, तो वो साथ साथ चल रही है सजा, वो कौन सी होती है, कॉन्करेंटली। अगर कहीं पे कॉन्सिक्यूटिव सजा दी गई है कि एक के बाद एक होगी, तो उसमें जितनी भी मजिस्ट्रेट की पावर है, तो एग्रीगेट पनिशमेंट, मान लो कि चोरी की सजा 3 साल, उसके बाद हर्ट की सजा 3 साल, बाकी कोई ऑफेंस है उसकी आगे सजा, ये एक एक करके अगर ऑफेंस हो रहा है, तो ये सारा एग्रीगेट में कितना नहीं जाना चाहिए, 20 साल से ज्यादा का नहीं जाना चाहिए। या फिर एक मैजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड है सजा देने के लिए, उसकी पावर से ट्वाइस नहीं जाना चाहिए। जैसे कि अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 3 साल की सजा देने का मैक्सिमम उसके पास पावर है, तो वो 6 साल से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। ठीक है, या तो ट्वाइस नहीं जानी चाहिए या 20 साल से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। दोनों प्रोविजन दे रखे हैं। अगर कहीं पे फिर अपील करनी है तो फिर वो एक ही सेंटेंस माना जाएगा, अलग अलग चोरी की सजा अलग, हर्ट की सजा अलग, ऐसे नहीं माना जाएगा, पूरा एक ही ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, 25 में हमने ये पढ़ा। 26 में हमने क्या पढ़ा कि हाई कोर्ट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि जो भी पावर्स हैं वो किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, एम्पावर कर सकती है, उसके नाम से बता सकती है, उसके ऑफिस में ऐसी पावर्स उसको दे सकती है। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें ध्यान रखो कि किसके पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट या हाई कोर्ट के पास पावर है, वो किसी भी व्यक्ति को एम्पावर कर सकती है ये सब करने के लिए। ठीक है, क्लियर। हमने आज पूरा रिविजन कर लिया है जितना भी हमने पढ़ा है। आगे 26 तक हमने पढ़ लिया था, चैप्टर 3 के सेक्शन 26 तक, ये पूरा हमने रिवाइज कर लिया है एक बार आज। अब हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। इतना आप पढ़ के आइएगा, कोई भी डाउट हो तो वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।